यस दोस्तों, अब हम इतने सुंदर ध्यान के बाद अब हम स्वाध्याय करेंगे। तो इस पुस्तक का नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, डॉक्टर ब्रायन विज। तो कल हमने एक चैप्टर पढ़ा, एक अध्याय। आज हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। गहन मनोचिकित्सा के 18 महीने बीत गए, 1.5 साल बीत गया। इस बीच हर सप्ताह कैथरीन 1 या 2 बार मिलने आती थी। वह अच्छी, धैर्यवान, मुखर, अंतर्दृष्टि में सक्षम व ठीक हो जाने के लिए अतिशय आतुर थी। उस समय हमने उसकी भावनाओं, विचारों और सपनों की छानबीन की। उसको तात्कालिक व्यवहार के नमूनों की पहचान से अंतर्दृष्टि व समझ मिली। उसने पूर्व जीवन काल के महत्वपूर्ण ब्यौरों को याद किया, जैसे कि मर्चेंट नाविक, पिता का घर से गायब रहना और बहुत अधिक पी लेने के बाद मार पीट कर चिल्लाना। स्टुअर्ट के साथ अपने अशांत संबंधों के बारे में भी उसने बहुत कुछ जान लिया एवं उसने अपनी नाराजगी भी अच्छी तरह से व्यक्त की। मैंने अनुभव किया कि अब उसमें काफी सुधार हो जाना चाहिए। अधिकतर रोगियों में सुधार होता है जब वे अपने पूर्व जीवन से जुड़े अरुचिकर प्रभावों को याद करते हैं। अरुचिकर मतलब जो उन्हें पसंद नहीं है, उसको जब वे याद करते हैं, जब वे गलत आचरण के नमूनों को पहचानने व उसे सही करने में लगते हैं, और जब वे अपनी समस्याओं को देखने के लिए अंतर्दृष्टि और बड़े विशाल स्तर पर तटस्थ परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि विकसित कर लेते हैं। परंतु कैथरीन में कोई सुधार नहीं हुआ। तो उसके में इतना करने के बाद भी जब उसके में सुधार नहीं हुआ, तब लेखक क्या बोलते हैं? आतुरता व दर्द के कई दौर उसको कष्ट देते थे। मास्टर प्लीज, जिन्होंने अनम्यूट किया है अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। उषा जी, आप अपने आप को म्यूट कर ले। अनेक दुस्वप्न मतलब दुखद वाले सपना बार बार आते ही रहते थे, और वह अब भी अंधेरे से, पानी से और बंद हो जाने से डरती थी। उसकी नींद अब भी बार बार टूटती थी और उसे तरोताजा नहीं करती। उसकी दिल की धड़कनें महसूस होती थी। दवा की गोली गले में अटक जाएगी, इस भय से वह दवा लेने से मना करती थी। मुझे लगा कि मैं एक दीवार के पास पहुंच चुका हूं, जिसे पार करना, चाहे मैं कितना ही प्रयत्न करूं, हम में से किसी के लिए भी संभव नहीं है। परंतु कुछ कुंठा के अनुभव ने मेरे दृढ़ता के भाव को और बढ़ा दिया। किसी भी तरह हो, मैं कैथरीन की मदद करने जा रहा था। मतलब उसके में कोई भी उसके में इलाज में सुधार नहीं हो रहा था, इसलिए जो लेखक है वह थोड़ा हताश हो गया। लेकिन उसने सोचा कि नहीं, मुझे तो इसकी मदद करनी ही है। तब एक अजीब घटना घटी। हालांकि वह उड़ने से बहुत डरती थी और हवाई जहाज पर जब वह होती तो कई तरह के पेय मतलब लिक्विड अपने आप को मजबूत करने के लिए लेती, ताकि वह हवाई जहाज में बैठ सके। कैथरीन अपने साथ स्टुअर्ट को
1982 के बसंत में शिकागो में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में ले गई। वहां उसने मिस्र के 8 संग्रहालय में जाने को जोर डाला, जिसमें उन्होंने गाइड के साथ भ्रमण कर आनंद लिया। कैथरीन को पुरातन मिस्र कलाकृतियों में और उस काल के स्मृति चिन्हों के प्रतिरूपों में बहुत रुचि थी। मतलब मिस्र में जो कलाकृति थी और जो स्मृतियाँ थी वो उसको बहुत पसंद थी। वह विद्वान तो नहीं थी, इतिहास काल को उसने नहीं पढ़ा था, परंतु किसी तरह इन कला के नमूनों से वह परिचित थी। किसी भी रीजन से उसको यह नमूने पता थे। यह उसको जब गाइड इन कलाकृतियों को प्रदर्शनी में बताने लगा तो उसने उनकी गलतियों में सुधार किया और वह सही थी। गाइड आश्चर्यचकित था और कैथरीन हक्की बक्की रह गई। वह कैसे यह सब जानती थी? वह अपने को इतना आश्वस्त कैसे महसूस कर पाई कि सभी के सामने उसने गाइड की गलतियों को संशोधित किया, मतलब ठीक किया। शायद उसके बचपन से उसकी यादें भुला दी गई थी। अपनी अगली भेंट में उसको जो कुछ हुआ वह बताया। कुछ महीने पहले मैंने कैथरीन को सम्मोहन चिकित्सा लेने की सलाह दी, हिप्नोटिज्म सम्मोहन की उसकी सलाह दी, परंतु वह डरी हुई थी और उसने उसका विरोध किया। परंतु मिस्र प्रदर्शनी में उसके अनुभव के कारण वह विरोध होते हुए भी तैयार हो गई। मरीजों को उसके साथ बीती हुई घटनाओं को याद दिलाने में सम्मोहन एक बेहद कारगर माध्यम है। इसके बारे में कुछ भी छुपा या रहस्यमय नहीं है। यह अपने ध्यान को एक दिशा में केंद्रित करने वाली स्थिति है। एक प्रशिक्षित सम्मोहनकर्ता के निर्देशन में रोगी का शरीर शिथिल होकर आराम मुद्रा में चला जाता है। इससे उसकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। मैंने सैकड़ों मरीजों को सम्मोहित किया है और पाया है कि यह क्रिया बेचैनी दूर करके, डर मिटाने, बुरी आदतें बदलने और दबी छुपी बातें उजागर करने में कारगर सिद्ध हुई है। कई मौक़ों पर मैं रोगियों को उनके बचपन में लौटा ले जाने में सफल हुआ हूँ। मतलब जब उसे हिप्नोटाइज करते हैं तो उसके बचपन तक ले जा पाए हैं। इसमें मैं उन्हें 2-3 साल की उम्र तक भी लौटा ले जा चुका हूँ। इससे कईयों के ऐसे डर पीड़ा खत्म हुए हैं जो उन्हें जिंदगी भर से परेशान कर रहे थे। शायद इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि सम्मोहन कैथरीन के लिए मददगार होगा। मैंने कैथरीन को पलंग पर इस तरह लेटने का निर्देश दिया कि वह धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने सिर को एक छोटे तकिए पर आराम से लिटा दे। सबसे पहले हमने उसकी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने पाया कि हर बार सांस छोड़ते समय वह अपने अंदर भरा तनाव और बेचैनी बाहर निकालती है। हर बार सांस लेने पर वह पहले से ज़्यादा शांत लगती है। इसके कई मिनटों के बाद मैंने उससे कहा, तेजी से शांत हो रही अपनी मांसपेशियों को मन की आंखों से देखो। शुरुआत चेहरे और जबड़े की मांसपेशियों से करें, फिर गर्दन और कंधे, बाहों, पीठ, पेट और आखिर में पैर की मांसपेशियों को ध्यान में लाए। उसे महसूस हुआ कि धीरे धीरे उसका पूरा शरीर पलंग में गहराई से डूबता जा रहा है।
इसके बाद मैंने उसे निर्देश दिया कि वह अपने सिर के ऊपर कल्पना रूप में एक सफ़ेद चमकदार रोशनी को देखे और फिर उसे अपने शरीर के अंदर महसूस करे। इसी क्रम में मैंने उसे रोशनी को उसके शरीर से धीमे धीमे निकलते देखने को कहा। इससे उसकी हरेक मांसपेशी, हरेक तंत्रिका, हरेक अंग यानी कि पूरा शरीर शांति और विश्राम की गहन से गहनतम स्थिति में चले गया। मतलब पूरा शरीर अंदर तक, पूरे अंदर तक एकदम शांत हो चुका था। यह अत्यधिक शांति और सुकून के साथ गहरी नींद जैसा महसूस करने लगी, पर साथ ही साथ मेरे निर्देशों पर एक रोशनी उसके शरीर और उसके आसपास भरने देगी। मैंने इस स्थिति में 10 से उल्टी गिनती गिनना शुरू किया, हर एक अंग के साथ, और विश्राम के गहरे स्तर में उतरने लगी। उसकी सम्मोहित स्थिति और गहरी होने लगी। साथ ही साथ वह आसपास की आवाज़ों को छोड़ मेरी आवाज़ पर ध्यान देने लगी। गिनती के अंत में जैसे ही मैंने एक बोला, वह सम्मोहन की मध्यम गहन अवस्था में पहले ही पहुंच चुकी थी। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 20 मिनट का समय लगा। दोस्तों, कुछ याद आ रहा है? हम लोग जो पहले यू फॉरएवर बुक पढ़े थे, उसमें लास्ट चैप्टर था हिप्नोटिज्म का। किस तरह से बताया था एक एक अंग को, एक एक मांसपेशियों को ढीला छोड़ना, वही इसमें दोबारा पुनरावृत्ति हुई है। कुछ ही देर में मैंने कैथरीन को उसके अतीत में भेजना शुरू किया। मैंने उससे कहा कि वह तेजी से अपनी शुरुआती उम्र की यादों को ताज़ा करे। वह मुझसे बात कर रही थी और सम्मोहन के गहन स्तर को बनाए रखते हुए मेरे सवालों का जवाब देती जा रही थी। तभी उसे दांतों के डॉक्टर के यहाँ हुआ एक पीड़ादायक अनुभव याद आया। जब वो डॉक्टर के दांत वाले डॉक्टर के पास गई थी और उसे जो दुख, जो पीड़ा हुई थी, वह उसे महसूस हुआ और उसे याद आया। जब वह सिर्फ 6 साल की थी, उसे 5 साल की उम्र में हुआ वह भयानक हादसा भी रह रहकर याद आ रहा था, जबकि उसे एक स्विमिंग पूल के डाइविंग बोर्ड से किसी ने धक्का दे दिया था। उसका मुंह और गला पानी से रुंध गया था। उसने थोड़ा पानी निगल भी लिया था। उस घटना के बारे में बात करते समय मेरे ऑफिस में भी उसका मुंह बंद हो रहा था। मैंने उसे सुझाव दिया कि उस घटना का अनुभव अब खत्म हो चुका है और वह पानी से बाहर आ चुकी है। इसके बाद उसकी हिचकियां बंद हो गई और उसने सामान्य ढंग से सांस लेना शुरू कर दिया, पर वह अभी भी गहरी समाधि की अवस्था में थी। मतलब हिप्नोटाइज के समय हम जिस क्षण को अनुभव करते हैं, उसने पानी में डूबने का अनुभव किया, थोड़ा पानी पी लिया, वह अनुभव किया, तो उसको उस समय वो फील हो रहा था कि मेरे मुंह में पानी है, उसको रोना आ रहा था, हिचकियाँ। तो जब हिप्नोटाइज जो कर रहे थे उसने उसे शांत करवाया, तब वो पूरी तरह से शांत हुई और अभी भी गहरी समाधि में थी। 3 साल की उम्र में उसकी जिंदगी की सबसे भयावह घटना घटी जब वो सिर्फ 3 साल की थी। उसे याद आया कि वह अपने अंधेरे बेडरूम में है। उसे वहाँ अपने पिता की मौजूदगी का भी एहसास था। वह शराब पिए थे और कैथरीन उनके मुंह से उसकी गंध को सूंघ चुकी थी। उन्होंने कैथरीन को छुआ,
वह उसके शरीर को सहलाने लगे और उसे अपने शरीर के नीचे दबाने लगे। 3 साल की बच्ची को उसका पिता शराब पिए हुए ऐसे कर रहा है। कितनी उसको कितना किस तरह से महसूस किया होगा जो अंदर तक उसके घुस गया था। वह आतंकित हो उठी और उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, तो उन्होंने अपने कठोर हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। अब वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। मेरे ऑफिस में मेरे पलंग पर 25 साल के बाद कैथरीन ने सिसकना शुरू किया। मतलब वह रो रही थी उस समय, अपने उस इमोशन को बाहर निकाल रही थी। मुझे एहसास हुआ कि अब हमें सही जानकारी मिल चुकी है। संभवतः यही बंद ताले की चाबी है। मुझे यकीन था कि अब उसके रोग लक्षणों में बहुत जल्दी नाटकीय ढंग से सुधार आएगा। मैंने बहुत ही धीमे से उसे संकेत दिया कि उसका वह दर्दनाक अनुभव खत्म हो चुका है और अब वह अपने बेडरूम में न होकर मेरे ऑफिस में सुकून से आराम कर रही है। पर वह अब भी समाधि अवस्था में थी। उसकी सिसकियां भी बंद हो चुकी थी। मैं उसे उसके वर्तमान उम्र में लौटा लाया था। मैंने उसे जगाया और सम्मोहन के बाद के निर्देश देते हुए कहा कि वह अब उन सब बातों को याद करे जो कि उसने मुझे सम्मोहन के दौरान बताई थी। जब वह बेहोशी से बाहर आती, सम्मोहित से बाहर आती है, तब लेखक उसे कहते हैं कि अब उन बातों को याद करो जो तुमने उस अवस्था में बोला था। उसके बाद हमने पूरा सत्र उन बातों पर चर्चा में गुजारा जो कि उसकी सजीव यादों में पिता से मिला आघात था। मैंने कैथरीन की मदद की कोशिश की और उसको नई जानकारी को स्वीकार कर कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। अब वह पिता के साथ अपने रिश्ते को समझ चुकी थी। उसके प्रति उनका व्यवहार, उनका अलगाव और उसका पिता के प्रति डर। इस खुलासे के बाद जब मैं ऑफिस से गई तब भी कांपती हुई लग रही थी, पर मैं जानता था कि जो समझ अब उसे मिली है उसकी पीड़ा बस कुछ समय के लिए ही है। यादों की गहराई में दबे उसके इस दर्दनाक अनुभव को सामने लाने के नाटक के दौरान मैं पूरी तरह से भूल गया था कि मिस्र के कलाकृतियों के बारे में उसके ज्ञान का उसके बचपन से भी कोई संबंध हो सकता है। पर कम से कम अब वह अपने अतीत के बारे में जान चुकी थी। उसने कई दर्दनाक और डरावनी घटनाएं याद की और मैं उसके लक्षणों में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद कर रहा था। इस नई समझ के 1 हफ्ते बाद ही उसने मुझे बताया कि उसके रोग लक्षणों में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि वे पहले के जैसे ही पीड़ादायक है। मैं भौचक्का रह गया। मैं समझ नहीं पाया कि भूल क्या थी। क्या कैथरीन की जिंदगी में 3 साल से पहले से भी कोई महत्वपूर्ण घटना घटी थी? हम उसके दम घुटने, पानी के डर, अंधेरे के डर और कहीं फंस जाने जैसे डरों को लेकर जरूरत से ज्यादा कारणों को खोजबीन कर चुके थे। इसके बावजूद दर्दनाक डर, रोग लक्षण और बेकाबू बेचैनी उसकी जिंदगी के जागृत क्षणों को तबाह कर रहे थे। मतलब वो वर्तमान में बहुत बहुत पीड़ा सहन कर रही थी। मतलब उसका जो जागृत क्षण था उसको तबाह कर रहे थे। उसे अब तक के सबसे भयानक सपने आ रहे थे। मैंने कैथरीन को उसके अतीत में और पीछे ले जाने का फैसला लिया। सम्मोहन के दौरान कैथरीन धीमे धीमे
और जानबूझकर फुसफुसाती हुई बोलती थी। इसी वजह से मैं उसकी कही बातों को शब्दशः लिख पा रहा था। वह धीरे धीरे बोल रही थी और जो लेखक है उनके शब्दों को लिख रहे थे। उस दौर में जाओ जब तुम्हारे ये रोग लक्षण पैदा हुए थे। मैं पूरी तरह से अनजान था कि क्या सामने आने वाला है। मैंने एक इमारत की ओर जाती सफ़ेद सीढ़ियाँ देखी। खंभों वाली एक बड़ी इमारत जो आगे से खुली है, उसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। मैंने एक लंबी पोशाक पहन रखी है, खुरदुरे कपड़े से बनी एक बोरी जैसा कुछ। मेरे बालों में चोटी गुथी हुई है। बाल लंबे और भूरे हैं। मतलब अब वह अपने अतीत में और आगे जाती है तो उसे इस तरह का अनुभव हो रहा है और वो बता रही है। मैं उलझन में था। हो रही घटनाओं को लेकर मुझे संशय था। मैंने उससे पूछा कि वह कौन सा वर्ष है। उसका नाम क्या है? अरोड़ा। मैं 18 वर्ष की हूँ। मुझे इमारत के आगे एक बाजार दिखाई दिया। वहाँ कई डलियाँ हैं। आप अपने कंधों पर डलियाँ उठाएं। हम एक घाटी में रहते हैं। वहाँ पानी नहीं है। वर्ष कौन सा है? 1863 ईसा पूर्व। इलाका बंजर है, गर्म और रेतीला भी। वहाँ एक कुआं है, कोई नदी नहीं। पानी पहाड़ों से घाटी में आता है। इसके बाद कि वह उस जगह के बारे में कुछ और बताती। मैंने उससे कहा कि वह उस दौर में कई वर्ष और आगे जाए और मुझे बताए कि उसने क्या देखा। वहाँ पेड़ और पत्थर से बनी सड़क है। मैं रसोई के साथ आग जलती देख रही हूँ। मेरे बाल भूरे हैं। मैंने एक लंबी मोटी भूरी पोशाक और सैंडल पहने हुए हैं। मैं 25 साल की हूँ। मेरी एक लड़की है जिसका नाम क्लेस्ट्रा है। वह रशेल है। रशेल वर्तमान जीवन में कैथरीन की भतीजी है। मतलब उस समय जो था वो इस समय वर्तमान जीवन में उसकी भतीजी है। उनमें हमेशा से एक बहुत गहरा रिश्ता था। अब वो फिर पास्ट में गई, बता रही यहाँ बहुत गर्मी है। मैं बहुत हैरान था। मेरे पेट में गांठ बन रही थी और कमरे में ठंड महसूस हो रही थी। उसका दृश्यावलोकन और याददाश्त बहुत स्पष्ट नजर आ रही थी। वह बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं लग रही थी। नाम, तारीखें, कपड़े, पेड़, सभी कुछ तो सजीव थे। यहाँ क्या हो रहा था? कैसे कभी उसकी बच्ची अब इस जन्म में उसकी भतीजी हो सकती है? मतलब ये लेखक सोच रहा है कि किस तरह से इसको मिलाए ऐसा। अब तो मैं भी और भी उलझन में था। मैंने हजारों मनोरोगियों की जांच की, कईयों को सम्मोहित भी किया है, पर फतांसी कहानी जैसा हदें पार करने वाला भटकाव पहली बार ही हुआ। यहाँ तक कि सपनों में भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसे निर्देश दिए कि आगे जाओ और मृत्यु के समीप में पहुंचो। मैं इस बात को लेकर संशय में था कि ऐसे स्पष्ट फंतासी के बीच में कैसे किसी का साक्षात्कार ले सकता हूँ। लेकिन मैं उन वेदना भरी घटनाओं को खोजना चाहता था जो कैथरीन के वर्तमान डरों या लक्षणों का कारण हो सकती है। उसकी मृत्यु का समय भी विशेष रूप से वेदना भरा होगा। उसी दौरान बाढ़ या एक बड़ी समुद्र लहर ने उस गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तो दोस्तों आज हम यहाँ तक पढ़े। बहुत अच्छा है ना? ऐसा कंटिन्यू सुनने का मन होता है। हम
इसमें और कल आगे बढ़ेंगे। यस, अपने आप को अनम्यूट कर ले। बहुत अच्छा था, बहुत बहुत सुंदर सुनने लगता का है। मन ही कर रहा है। यस यस, क्योंकि हमें समय को भी देखना है और हाँ